देखो यहां पे तुम्हारे पास अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कुछ बातें ये देखो तुम्हें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी वेव्स होती है। ये हमारे पास जिस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करती हैं तो जरा देखो, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। कुछ याद है 12th क्लास में तुमने ये डायग्राम जरूर देखा होगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट करता है और इसके परपेंडिकुलर इस तरह से हमारे पास ये मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। देखो ये जो देख रहे हो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर है, ठीक है। और ये जो आगे देख रहे हो क्या, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस डायरेक्शन में तुम्हारी वेव आगे बढ़ती है, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्या, जरा इसको एक बार समझो। देखो जिस डायरेक्शन में हमारी वेव आगे चल रही है, अच्छा ये जरा देख लो ये डायरेक्शन क्या होती है, सारी बातें अपने दिमाग में रखना। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर के क्या होता है, के के बारे में अगर तुम्हें कुछ याद हो, हम के को कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपगेशन कांस्टेंट तुमने पता है कहां देखा है, कुछ याद करो। देखो तुमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, यहां के देखा है, बोले याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपने दिमाग में एक बात बैठा के चलना कि ये जो k देख रहे हो ये हमारे पास वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। इस k की जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन हमें बताती है कि हमारी वेव किस तरफ आगे बढ़ रही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। k की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी ये बताएगी कि हमारी वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इतना क्लियर हो सकता। देखो तो देखो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन देखनी तो क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर देख लो। अगर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखते हो तो हमारे पास क्या होगा, वो डायरेक्शन आ जाएगी जिस डायरेक्शन में हमारी वेव आगे बढ़ रही है। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक वेक्टर, दिस वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक वेक्टर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तुम्हें पता होगा, देखो इस डायरेक्शन में हमारे पास वेव आगे बढ़ रही है, तो देखो इसमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो कैसा है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। देखो ये हमारे पास वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, अगर वर्टिकल प्लेन लोगे तो वर्टिकल प्लेन में क्या है, वर्टिकल प्लेन में हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक वेक्टर है हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर हम यहां पर इसी लाइन से, जो लाइन दिख रही है, इस लाइन से पास होने वाला अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या आएगा, ये जो मैग्नेटिक वेक्टर दिख रहा है, ये वाले ये वाला ये वाला, ये मैग्नेटिक वेक्टर उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा तुम्हारे पास। बोले बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मतलब ये डायरेक्शन तो ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन ये वाला जो डायरेक्शन ये आगे की तरफ, फिर ये पीछे की तरफ, फिर ये आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ जा रहा है। बोले बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब जरा सुनो, जो के देख रहे हो, के तो इस तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जरा पास से देखो, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस सरफेस पे क्या होगा, मैग्नेटिक वेक्टर इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब सोचो जो हमारे पास बी है वो भी तो के परपेंडिकुलर है। तो पहले तो एक बात ध्यान रखो, हमारे पास ई के बी ये सब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अ वेव इन विच बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, एग्जिस्ट टुगेदर एंड both are perpendicular to the wave propagation constant k is called electromagnetic wave। इसको तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। देखो तुमने 12th क्लास में ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा और इसके आगे कुछ चीजें और पढ़ी होंगी, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझना, तुमको तो डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये डायग्राम होता है, ये सब कहां से आया, सोचो कहां से पता चल गया मैक्सवेल को। सब मैक्सवेल ने बताया था, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सारी बातें किसने बताई थी, मैक्सवेल ने, ठीक है। मैक्सवेल ने सारी बातें बताई, कहां से बता दी। तो अब यहां पर ध्यान सुनो,
अब हम यहां पर वही सारी बातें फिर से पता करने वाले हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हुए, ये वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे आई, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कैसे हुई, ये सारी बातें हम यहां पर पता करेंगे। बोलो बात समझने की नहीं आती? मतलब जो तुमने एनालिटिकली समझा था, एनालाइज करके देख करके समझ लिया कि ये परपेंडिकुलर है, हम इनको थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे, इन सब के आर्टिकल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनो, केवल तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के बीच में एंगल कितना होता है, केवल इतना नहीं पूछा जाएगा, बहुत कुछ पूछा जाएगा तुमसे ये पूछा जाएगा कि ये कांस्टेंट है कैसे, इनके कांस्टेंट होने को कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है। ध्यान रखना, जो चीजें तुमने डायग्राम में देखी हैं वो सारी चीजें तुम यहां पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हो कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बताता है कि ये परपेंडिकुलर है, कौन सा फॉर्मूला बताएगा कि के और बी परपेंडिकुलर है, कौन सा फॉर्मूला बताएगा कि ई और बी परपेंडिकुलर है। ये साइंटिस्टों को पता कैसे चला? ठीक है, तो अब ध्यान सुनना, अब ये तुम सारी थ्योरी देखने वाले हो कि हमारे पास ये रिजल्ट कहां से आए और कैसे आए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, भी सारी चीजें तुम्हारे पास आगे आगे चली जाएंगी। बस ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो तुम कैलकुलेशन देखोगे, ध्यान रखना, अब जो कैलकुलेशन आ रही है थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन टिपिकल नहीं है, बस नई है, बिल्कुल नई कैलकुलेशन तुम्हारे सामने आ रही है। तो अभी यहां पर बिल्कुल दिमाग मत लगाना क्यों कैसे क्या, जब रिजल्ट आना शुरू होंगे तब तुम्हें चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम एक जनरल इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, उन इक्वेशंस को तुम्हें बस सीखना है। ठीक है, चलो और ध्यान रखना, यहां पर एक भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि हमारे पास बी और ई के बीच में एंगल क्या होता है। सबको पता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए नॉलेज है। अब तुम्हें ये पता करना है कि वो 90 डिग्री कैसे है, उसको 90 डिग्री बताने वाला फॉर्मूला कौन सा है। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें डिराइव करने हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे चलो देखो, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया, और मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी, जब तुम्हें इक्वेशंस पढ़ाई थी, सोचो तुम्हें बताया था कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशंस हैं, इनके जगह जगह पर एप्लीकेशन है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। ठीक है, और तुम्हें ये बताया था कि ये जो एप्लीकेशंस है तुम्हें ज्यादा यहां सीखने को नहीं मिलेंगे, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तुम्हें थोड़ा सा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, वो भी वेव केवल थोड़ा सा। आज के टाइम पे देखोगे एप्लीकेशन, फिर आगे चल के एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा उनका। ठीक है, लेकिन आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स अगर पढ़ोगे तुम्हें देखने को मिलेगा मैक्सवेल की इक्वेशंस बहुत बहुत जगहों पर अप्लाई होती हैं, बहुत सारे रिजल्ट प्रूफ करके दे देती हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो एक टर्म आता है हमारे पास एक्सियम। ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी शायद इसका मतलब सुना हो तुमने। इसका मतलब होता है सेल्फ प्रूव्ड। सेल्फ प्रूव्ड, ठीक है, मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी बातें जिनको हम मान लेते हैं, ठीक है, उनका कोई प्रूफ इस तरह से रिटन प्रूफ उनका अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम चीजें मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा आसान एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? तुरंत आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तुरंत आंसर आएगा इनफाइनाइट। कोई प्रूफ है इसका? अब कहोगे हो सकता हमने ना पढ़ा, ठीक है, आगे चल के तुम पढ़ोगे थोड़ी मैथमेटिक्स, ठीक है, आगे चल के पता चलेगा। जो चीजें होती है सेल्फ प्रूफ, ये प्रूफ है ही है भैया, ठीक है, ये ऐसा सही है ही, जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक हम ऐसे ही मान के चलते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एक्सियम, जिनको प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, एक अंडरस्टैंड हमारे पास बनता है। जो अभी भी एग्जांपल दिया, दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर? इनफाइनाइट। अच्छा, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर? जैसे कि हमारे पास 3 1 4, ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हुए। अब इनके बीच में कितने इंटीजर? एक भी नहीं। ठीक है, सबको बता दें, प्रूफ करो। बात समझिए यहाँ पे। अब ये नहीं प्रूफ आएगा, तो इन्हीं चीजों को जो पहले से प्रूफ्ड है, ठीक है, जो हम एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर चीजों को मान के चलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एक्सियम। अब ये एक्सियम केवल मैथमेटिक्स में नहीं होती, फिजिक्स में बहुत सारी एक्सियम्स थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका कोई प्रूफ नहीं था, जिनको साइंटिस्ट मान करके चलते थे। क्या मान के चलते थे? कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो उनको कहां से सारी चीजें प्रूफ करी गई? सब मैक्सवेल ने प्रूफ करा। ध्यान रखना, एक एक्सियम तब तक एक्सियम है जब तक उसका प्रूफ आ न जाए।
ठीक है, एक बार उसका प्रूफ आ गया तो फिर है वो एक्सियम नहीं बचती। ठीक है, तो ध्यान रखना मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं ये बहुत बहुत सारी ऐसी एक्सियम्स में काम आती है जिनका कोई प्रूफ पहले से नहीं था और मैक्सवेल की इक्वेशंस ने ला करके दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं ऐसे? चलो आगे देखते हैं। देखो चलो देखो, सबसे पहले मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस देखते हैं। ठीक है, देखो मैक्सवेल के हमारे पास 4 इक्वेशंस दिख रहा है सभी। देखो देखो सबसे पहले हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, फिर हमारे पास आती है डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां पर आता है हमारे पास कर्ल ऑफ ई। देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास आएगा कर्ल ऑफ ई। कर्ल ऑफ ई क्या होता है, कुछ याद है? ये हमारे पास आएगा माइनस का डेवर बी ओवर डेवर टी। आखिरी इक्वेशन कुछ याद करो। देखो आखिरी इक्वेशन आती है हमारे पास कर्ल ऑफ एच। कर्ल ऑफ एच के बारे में जरा सोचो। देखो यही एक तुम्हारे पास कठिन इक्वेशन होती है, इसमें ध्यान रखना है हमारे पास होती है जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी। और अगर कुछ याद हो, केवल इसी इक्वेशन का प्रूफ तुमने नहीं करवाया। ठीक है, किसी काम का नहीं है तुम्हारे पास इसका प्रूफ, इसलिए इसको ऐसे ही याद करवाया था। ठीक है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी, जहां डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है करंट डेंसिटी, जे बराबर आई अपॉन ए होता है हमारे पास। ठीक है, देखो ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल ने क्या करा, इसको जरा हटा देते हैं। ठीक है, मैक्सवेल ने एक बिल्कुल आइडियल मीडियम मान लिया। ठीक है, ध्यान सुनना, एक बिल्कुल आइडियल मीडियम माना मैक्सवेल ने। क्या? देखो यहां पर लिख देते हैं देखो जरा, मैक्सवेल टेक एन आइडियल मीडियम विद जीरो करंट डेंसिटी, या ऐसे ना लिखो, पहले यहां पे कर लेते हैं विद जीरो चार्ज डेंसिटी। जीरो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है हमारे पास, रो। मतलब यहां पर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, हम एक ऐसा मीडियम मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे मैक्सवेल ने जो शुरुआत करी इक्वेशन की, ये तो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन है वो किसी भी मीडियम के लिए वैलिड है। तो ध्यान रखना, मैक्सवेल ने 2 जगहों पर इक्वेशंस निकाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की। कौन कौन सी? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन 2 जगह पर निकाली हुई है। पहला आइडियल मीडियम पे, एक बिल्कुल आइडियल मीडियम। आइडियल मीडियम क्या होता है हमारे पास, होमोजीनस मीडियम। होमोजीनस मतलब वहां पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी 0 हो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लो हो रही हो तो उसमें किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन ना आए। इतनी बात क्लियर है। और क्या आता है, एक आइडियल मीडियम के लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन आगे चल के निकाली, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और उसके बाद निकाली फ्री स्पेस के लिए। तो देखो अपने दिमाग को अभी से तैयार कर लो, तुम जो पूरी कैलकुलेशन देखोगे कितनी बार देखोगे, 2 बार। ये जनरल इक्वेशन है मैक्सवेल की। इन इक्वेशन की हेल्प से मैक्सवेल ने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन तुम कहां कहां देखोगे, 2 जगहों पर, एक आइडियल मीडियम पे और दूसरी जगह कहां देखोगे, इस फ्री स्पेस पे। इतनी बात क्लियर। फ्री स्पेस की जो कैलकुलेशन होगी इसको भी थोड़ा बाद में करेंगे, तो इसको हटा दो। अभी सारी कैलकुलेशन हम यहां पर इस आइडियल मीडियम के लिए करेंगे। बोलो इतनी बात समझ नहीं आती सभी को? कोई परेशानी यहां तक? अब देखो तुम्हारे पास अगर कुछ रिजल्ट है, उन रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, कुछ नया नहीं है, जैसा तुम मैक्सवेल में करके आ रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। जब चीजें नई शुरू होंगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, तुमने क्या क्या देखा था, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हमारे पास कहां से आता है, जरा ध्यान सुनना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख देंगे d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। इतनी बात क्लियर। अच्छा देखो फिर क्या है हमारे पास, b आ गया। जरा b के बारे में सोचो, b क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इंटू एच हो गया। और क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास j है,
जे हमारे पास क्या होता है, कुछ याद है? जे बराबर सिग्मा इंटू ई होता है। बोलो ये बात याद आ रही है कि नहीं आ रही यहाँ पे? अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर रो क्या होगा? रो तो पहले ही जीरो है। इतनी बात क्लियर? अगर हम किसी आइडियल मीडियम में जाएंगे तो वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? जीरो। अगर चार्ज डेंसिटी जीरो तो हम यहाँ पर इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर यूज क्या करा है? एप्सिलॉन और म्यू। एप्सिलॉन क्या होता है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहां बात किसकी हो रही है? आइडियल मीडियम की। इस वजह से एप्सिलॉन यूज करा है और म्यू यूज करा है। तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लियर होना चाहिए। अब आगे चल के जैसे सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या लेंगे हम? फ्री स्पेस। जैसे ही फ्री स्पेस की बात आएगी वहां पर क्या यूज होगा? एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वहां पर जब हम कन्वर्जन यूज करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा और यहाँ पर म्यू नॉट। ये सारी बातें अपने दिमाग में रखना। चलो देखो अब ये सारी बातें अप्लाई कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अप्लाई करो। देखो सबसे पहले रो की जगह तो जीरो आ जाएगा, डी की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन ई। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? देखो ये आ गया हमारे पास डेल डॉट एप्सिलॉन ई बराबर क्या हो गया? जीरो। रो की जगह जीरो आ गया। तो देखो अब यहां से इक्वेशन क्या है? एप्सिलॉन बाहर आके कहां चला गया? जीरो पे। तो देखो यहां से हमारे पास बन गया डेल डॉट ई बराबर जीरो। ये इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना अभी इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो यहां पर देखो बी की जगह क्या हो जाएगा? म्यू एच। तो यहां पर आ गया हमारे पास डेल डॉट म्यू एच बराबर क्या आ गया? जीरो। यहां पर जरा देखो क्या म्यू यहां पे जीरो पे चला जाएगा तो आ गया हमारे पास डेल डॉट एच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? जीरो। बोलो इतनी बात क्लियर है? तीसरी इक्वेशन देखो हमारे पास है कर्ल ऑफ ई। ई से कोई परेशानी नहीं। जरा बी के बारे में सोचो, बी की जगह क्या आ सकता है? फिर से म्यू एच। तो यहां पर हमारे पास तीसरी इक्वेशन आती है कर्ल ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर आ जाएगा म्यू और म्यू क्या होगा? बाहर। तो यहां पर आ गया माइनस का म्यू डेवर एच ओवर डेवर टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर? फिर यहीं से हमारे पास चौथी इक्वेशन आती है। इसको जरा समझते हैं। हटा दें सब? कर दिया नोट जिसे करना था? देखो आगे देखो अब यहां पर इसको देखो, यहां पर हमारे पास कर्ल ऑफ एच है तो ये आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे। अच्छा जे की जगह क्या आएगा? देखो जरा ध्यान से, यही तो हम वैल्यू रख के आएंगे। जे की जगह क्या आएगा? सिग्मा इंटू ई। तो जे की जगह आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू ई। आगे देखो प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी। अब यहाँ पर डी की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन ही। तो एप्सिलॉन बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन। ये आ गया हमारे पास डेवर डी। डी की जगह क्या हो जाएगा? ई। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, दिख रहा है ऊपर? ये आ गया हमारे पास डेवर ई ओवर डेवर टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। बोले समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 और ये 4, ये 4 इक्वेशंस बनी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, यहां पर क्या है? डेल डॉट ई बराबर 0, डेल डॉट एच बराबर 0। यहां पर आ गया कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू डेवर एच ओवर डेवर टी। यहां पर आ गया कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन होगा भैया, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। यहां पर आ गया एप्सिलॉन डेवर ई ओवर डेवर एच। कोई परेशानी किसी को? देखो ये जो 4 इक्वेशंस बनाई हमने, इन्हीं चारों इक्वेशन से अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, अब एक बात बता रहे हैं, यहां तक तुमने जो कुछ देखा ये सारी बातें तुम्हें अभी तक समझ में आई होंगी। क्यों? मैक्सवेल की इक्वेशन तुम पहले देख चुके हो और ये सारे रिजल्ट तुम्हें पता है। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ याद हो तो ये 2 रिजल्ट तो तुम पहले भी यूज करके आ चुके हो। केवल एक ये नया रिजल्ट है जो तुम यहां पर यूज कर रहे हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसमें भी कुछ नया नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे सामने पुराना है, यूज इसको पहली बार करा शायद। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखो, अब यहां पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये जो 2 इक्वेशन देख रहे हो, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इन्हीं को लेकर के कैलकुलेशन आगे बढ़ेंगे। अब करना क्या है? देखो यहां पे हमें कर्ल ऑफ ई दिख रहा है तो हम ई का एक और बार कर्ल लेंगे। यहां पे कर्ल ऑफ एच दिख रहा है, यहां पर हम एच का एक और बार कर्ल लेंगे। इतनी बात क्लियर? ध्यान रखना, चारों इक्वेशंस अपने सामने रखना, अभी एक एक करके चारों यूज होंगी तुम्हारे सामने। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 से शुरू करेंगे। अब करना क्या है? अब हमको डबल कर्ल लेना है। ठीक है, डबल कर्ल, एक कर्ल पहले से हम एक बार और कर्ल लेंगे पूरी इक्वेशन का। अच्छा एक काम करो जरा, तुमने बेसिक प्रीवियस में डबल कर्ल का एक फॉर्मूला सीखा होगा। ठीक है, उसको चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। बुक अगर तुम्हें पता हो कहां पर है या तुम्हारे नोट्स हो तो उसमें जरा देख लो डबल कर्ल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। वैसे ये होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और हमें इसका डबल
कर्ल लेना है तो ध्यान सुनो क्या आएगा, डबल कर्ल आता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। ये फॉर्मूला चाहो तो कहीं लिख लो और अपनी बुक खोलोगे तो तुम्हें याद भी आ जाएगा कि डबल कर्ल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम्हें किसी वेक्टर का डबल कर्ल सॉल्व करना है तो उसको इस तरह से सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ए। ठीक, कर लो कितना, चलो खैर अभी इस फॉर्मूले को आगे देखेंगे। लिख लिया सबने, हटा दें। देखो चारों इक्वेशंस लिख देते हैं एक बार तो तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें भी याद रहेगा और हमें भी याद रहेगा। देखो डेल डॉट ई बराबर 0, यहां पर आ गया हमारे पास डेल डॉट बी बराबर 0, फिर क्या आ गया हमारे पास कर्ल है। चलो यहां पे कर्ल लिख लो, ये आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास माइनस का म्यू और ये आ गया डेवर एच ओवर डेवर टी। फिर आखिरी इक्वेशन है हमारे पास कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच हमारे पास सिग्मा ई प्लस यहां पर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन और ये आ गया डेवर ई ओवर डेवर टी। ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ रही हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो अब इक्वेशन नंबर 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, 3 से शुरू करो, इसका एक बार और कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास एक कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 का कर ले तो एक बार कर ले और एक और आ जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ ई। ठीक है, यहां पर कर ले लो। अच्छा, जब आरएचएस में आओगे तो क्या होगा, केवल जो वेक्टर है उसी का तो कर ले लोगे। तो ध्यान से देखो, हमारे पास म्यू तो कांस्टेंट है तो यहां पर आ गया हमारे पास माइनस का म्यू, यहां पर क्या है हमारे पास डेवर ओवर डेवर टी और एच में हमारे पास क्या हो जाएगा, एच में आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ एच। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा ध्यान से देखो, कर्ल ऑफ एच की वैल्यू तो ये रखी हुई है हमारे पास, कर्ल ऑफ एच की वैल्यू तो ये रखी है, रखो जरा यहाँ पे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू, ये आ गया हमारे पास डेवर ओवर डेवर टी। अब देखो कर्ल ऑफ एच हमारे पास ये आ गया, ये आ गया हमारे पास सिग्मा ई, यहां पर वेक्टर होगा। देखो ये आ गया हमारे पास सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेवर ई ओवर डेवर टी। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी? अब देखो क्या होगा, इन सबको अंदर लेके जाओ। देखो तुम्हारे पास एक आसान सा रिजल्ट आएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू और डेवर ओवर डेवर टी अंदर लेके जाओ। तो यहां पर सिग्मा है तो यह आ गया माइनस का म्यू इंटू सिग्मा। ठीक है, और यहां पर क्या है, ई है, ई को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आ गया हमारे पास डेवर ई ओवर डेवर टी। आगे जरा सोचो, फिर माइनस अंदर आएगा, म्यू और एप्सिलॉन, तो आ गया म्यू और एप्सिलॉन। देखो एक डेरिवेटिव पहले से, एक और आएगा, क्या लगता है, डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पर डबल कर्ल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास वी हैव, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ई है, ठीक है, जिसका हमने यहां पर 2 बार कर्ल लिया है, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ई। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ई। बोलो इतनी बात क्लियर? कोई भी वेक्टर हो अगर उसका डबल कर लोगे तो डबल कर्ल इस तरह से सॉल्व होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर है यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंट कैसे दिया जाता है? अरे डेल डॉट ई करोगे, जरा यहां पे इक्वेशन नंबर 1 देखो, डेल डॉट ई 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पर ये वाला जो टर्म देख रहे हो क्या लगता है, ये टर्म हमारे पास 0 हो गया। अच्छा देखो आगे जो सो रहे होंगे वो जरा सुन लो, हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकालना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। जो मैक्सवेल की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की इक्वेशन है, वहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकाल रहे हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? आगे अब यहां पे तो पता चला कि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होगा, 0। तो यहां पर हमारे पास आ गया सिंस डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये 0। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहां तक कोई परेशानी? तो अब देखो हमारे पास ये जो रिजल्ट है इसके बराबर हो जाएगा, केवल इसके बराबर। तो यहां पर हमारे पास आ गया
कर्ल ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास माइनस का डेल स्क्वायर वेक्टर E। इतनी बात क्लियर? चलो देखो अब देखो, ये कर्ल ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डेल स्क्वायर E। कहां रख दें, वापस इक्वेशन नंबर 5 पे उठा के रख दो, रख दिया जाए उठा करके। ये नोट हो गया, इतना हटा दें इसको। देखो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 पे वैल्यू रख दो। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। देखो ये क्या है, माइनस, ये आ गया हमारे पास माइनस का डेल स्क्वायर ई। अब ये देखो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहां पर जरा देखो क्या है, माइनस का म्यू सिग्मा डेवर ई ओवर डेवर टी, माइनस आ जाएगा हमारे पास म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर। बोलो इतनी बात है। अब एक बात सुनना, ये नेगेटिव है ना, इसको अगर उठा के यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इधर अगर पॉजिटिव हो गया तो यहां पर क्या बचा, जीरो। तो अब देखो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं तुम्हारे सामने। यहां पर क्या गया हमारे पास, डेल स्क्वायर ई पॉजिटिव। क्यों, ये इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐसे आ जाएंगे, माइनस का म्यू सिग्मा डेवर ई ओवर डेवर टी, ये माइनस का म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर। बगल में क्या होगा, जीरो। क्यों, ये वैल्यू उठ करके अगर वहां आ गई तो यहां क्या बचा, जीरो। जीरो हमने ये लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अकेले नहीं कर पाएगी। ध्यान सुनना, अकेले नहीं कर पाएगी। क्यों, यहां पर देखो, यहां पर तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो अब हमने ये जो कैलकुलेशन करी, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के कैलकुलेशन करिए ना, बिल्कुल यही कैलकुलेशन जब हम इस इक्वेशन नंबर 4 को लेकर के करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी, और वो जो दो इक्वेशंस होंगी वो दोनों इक्वेशन मिलकर के किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। क्यों, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ध्यान रखना उसमें इलेक्ट्रिकल वेव भी होती है और मैग्नेटिक वेव भी होती है। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है पे सभी को, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ध्यान सुनो, जब भी हम यहां पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड में एक और इक्वेशन, ये दोनों मिलकर के हमारे पास क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करवाती है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अभी आधी इक्वेशन आई है, मतलब दो इक्वेशंस मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं, उन दोनों में से एक पार्ट हमारे पास आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहां पे ध्यान सुनना, सब कुछ फिर से तुम्हारा रिवाइज होने वाला है। जो कैलकुलेशन तुमने यहां देखी, अब पूरी कैलकुलेशन एक बार फिर से देखने वाले हो, ठीक है? कोई परेशानी यहां पे? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। तो देखो, अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ध्यान सुनना, ये आ गया हमारे पास डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू या माइनस, ये आ गया हमारे पास म्यू सिग्मा डेवर ई ओवर डेवर टी, और ये आ गया हमारे पास म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। अब देखो करा क्या, इक्वेशन नंबर 3 का हमने कर लिया और यहां तक पहुंचे। जब इक्वेशन नंबर 4 का कर लोगे तो फिर तुम अगले रिजल्ट पे पहुंचोगे। अब तुम अगर चाहते हो तो बताओ कैलकुलेशन कर दें, नहीं चाहते हो तो हमारे पास कोई कंपलसरी नहीं है कैलकुलेशन करना, क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसका जब कर लोगे तो क्या होगा, कर्ल ऑफ एच आएगा, बिल्कुल वही पूरा प्रोसेस उसमें अप्लाई होगा। तो तुम यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन 4 है इससे वी हैव, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 से क्या मिलता है, ध्यान रखना, जो ये इक्वेशन मिली है बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन तुम्हें मिलेगी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, यहां पर क्या है, डेल स्क्वायर ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सब कुछ वैसे चलेगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर एच, ठीक है, और यहां पर रखा है हमारे पास माइनस का म्यू सिग्मा, ये आ जाएगा डेवर एच ओवर डेवर टी, ये आ गया माइनस का म्यू एप्सिलॉन, ये आ गया डेवर स्क्वायर एच ओवर डेवर टी स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है यहाँ पे सभी को?
चलो आगे। अब जब ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये दोनों इक्वेशन मिल करके कंबाइंड तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन बताती हैं। कहां पर? किसी एक आइसोट्रोपिक मीडियम पे, होमोजीनस मीडियम पे, ऐसा मीडियम जहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है शायद तुम्हारे पास जो नोट्स है उसमें हमने हो सकता है सॉल्व कराया हो। अगर तुम्हें देखना हो तो पूरा देख लेना, सॉल्व करके तुम्हारे पास पूरा लिखा हो। ठीक है, चलो देखो यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ध्यान रखना, जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन मिल करके बताती हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन होमोजीनस मीडियम। इन होमोजीनस मीडियम। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों मिल करके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन बताएंगे। क्यों? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रो देन मैग्नेटिक, मतलब एक इक्वेशन होगी जो उस रीजन में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और एक इक्वेशन होगी जो उस रीजन में फ्लो होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और ये दोनों मिलकर के क्या बताती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन बताती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझ आया सभी को? कोई परेशानी? देखो फिर से बता रहे हैं, अभी तुम केवल कैलकुलेशन के तौर पे देखो, बिल्कुल अभी यहां पे चिंता ना करो कि ये कैसे हो, कैसे ये क्यों, वो क्यों। ठीक है, बस अभी देखो, जैसे तुम्हारे पास थोड़ी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी फिर तुम्हें और ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या बात करेंगे? अब हम यहां पर बात करेंगे एक ऐसे मीडियम की, या मीडियम क्या, अब बात करेंगे फ्री स्पेस की। ठीक है, मीडियम तो हमारे पास हो गया, अब बात करेंगे फ्री स्पेस। ठीक है, देखो अब फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस में हमारे पास क्या क्या होगा, चलो जरा देखते हैं। हटा दें कैलकुलेशन पूरी, चलो अब इसके बाद हमारे पास आएगी हेडिंग, सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। देखो जरा ध्यान से, देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ठीक है, देखो जरा फ्री स्पेस में क्या होगा। देखो जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो ध्यान सुनना, हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले फ्री स्पेस में हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, देखो जो वेक्टर डी है वो अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई के। ठीक है, अच्छा यहां पर जरा देखो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट वेक्टर एच के। इतनी बात क्लियर? डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई, बी बराबर म्यू नॉट एच, और रो हमारे पास क्या है, जीरो। ठीक है, एक बात और सुनना, जब भी फ्री स्पेस की बात होगी तो फ्री स्पेस में जरा सोचो कंडक्टिविटी क्या होती है फ्री स्पेस की, जीरो। ये हमारे पास एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टिविटी कहां आती है, जहां मीडियम आएगा वहीं तो कंडक्टिविटी आएगी, कहीं फ्री स्पेस में किसी तरह की कोई कंडक्टिविटी होती है? सोचो जरा ध्यान से। अच्छा जरा सुना, ये तुमने सीखा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि हमारे पास अगर कोई बहुत हाई वोल्टेज वायर होता है तो उस हाई वोल्टेज वायर में क्या होता है, अगर उसके आसपास भी जाओगे तो हो सकता है उसमें तुम्हें करंट लग जाए। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज वायर के आसपास जाने से करंट लगा मतलब क्या हुआ, एयर में उसके जो चार्ज थे वो क्या हो गए, कंडक्ट हो गए। उसके आसपास की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास मैग्नेटाइज हो जाती है। लेकिन जब हम फ्री स्पेस में हैं तो फ्री स्पेस में किसी तरह का कोई कंडक्शन नहीं होता, फ्री स्पेस की कंडक्टिविटी भी क्या होगी, जीरो। बोलो समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? तो अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशंस क्या बनेगी, ध्यान सुनना, सारी इक्वेशंस वैसी ही रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस एक जगह पर चेंज हो जाएगा। ये जो सिग्मा देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जब फ्री स्पेस की बात करोगे तो यहां पर हमारे पास ये टर्म नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर है? चलो देखते हैं यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, सोचो जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या था, डेल डॉट डी बराबर जीरो था। अच्छा डी की जगह क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेल डॉट ई बराबर जीरो। अब इतना तो सोच पा रहे होंगे, डी की जगह रखोगे एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचो। अच्छा देखो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आर्टिकल कंप्लीट, अब फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा यहां पर क्या होता है हमारे पास, अगला डेल डॉट बी बराबर जीरो। अच्छा अगर डेल डॉट बी बराबर जीरो तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, डेल डॉट बी की जगह क्या रखोगे, म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच तो रखोगे लेकिन म्यू नॉट बाहर फिर से जीरो पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? तीसरा देखो क्या होगा हमारे पास, तीसरा हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई
कर्ल ऑफ ई, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस जहां म्यू दिख रहा है म्यू की जगह म्यू नॉट हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास माइनस का म्यू नॉट, ये आ गया डेवर एच ओवर डेवर टी। आगे जरा देखो कर्ल ऑफ ई, यहां पर क्या है कर्ल ऑफ एच, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कर्ल ऑफ एच। इसके बारे में सोचो, यहां पर क्या ये हमारे पास सिग्मा तो हट गया, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास डेवर ई ओवर डेवर टी। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, कोई परेशानी किसी को? ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। इतना समझ आएगी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो करना क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकालनी है। चार इक्वेशन हमारे सामने आ गई, तुम्हें बता चुके हैं कैसे करना है। जो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ दिख रही है, इन्हीं दोनों में तो कर ले लेना है तुम्हें। अगर यहां पर कर लोगे तो क्या हो जाएगा डबल कर ले, डबल कर का तुम्हें फॉर्मूला पता है कैसे करोगे, तो ध्यान रखना। ये जो कैलकुलेशन का फ्रेम है, कैलकुलेशन का फ्रेम आसान सा है, बिल्कुल जैसे तुमने पहले देखा, सब कुछ फिर से वैसे ही करने वाले। लेकिन अब मेरे सामने एक बात आती है कि ये कैलकुलेशन तो तुम्हारे काम आएगी, पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन फिर भी जरूरी है जो हमारे पास बड़ी सी इक्वेशन तुमने देखी थी दो ठो, उन इक्वेशंस के बारे में समझना जरूरी है। इक्वेशंस आई कहां से? अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा देंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन तुम रट के भले चले जाओगे, टिक जरूर कराओगे, लेकिन कुछ नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन कैसे है। अभी ध्यान सुनना, फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे हैं, जैसे ही फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन निकाल करके फिर उसको हम कंपेयर करवाएंगे एक नॉर्मल वेव इक्वेशन से, फिर जाकर के तुम्हारे सामने रिजल्ट आना शुरू होंगे। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं जैसे कि हमें जरूरत है। अब यहां पर म्यू की जगह क्या हो जाएगा म्यू नॉट, सिग्मा ई हट जाएगा, देखो जरा ध्यान से, हमारे पास सिग्मा ई हट जाएगा, केवल क्या बचा, ये बचा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डेवर ई ओवर डेवर टी। यहां पर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया डेवर ई ओवर डेवर टी। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो तुम्हारे सामने जो चार इक्वेशन लिखी हुई है, ये तुम्हारे पास यही चारों इक्वेशन है। तो अब पहले इक्वेशन हम थर्ड से शुरू करेंगे, बिल्कुल वही काम करना है जो पहले करके आए थे, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास आ जाएगा टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। देखो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसका हम कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कर्ल ऑफ ई, इसका एक बार और कर्ल ले लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ल ऑफ ई, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, यहां पर फिर से कर ले लो, ये क्या आएगा हमारे पास माइनस का म्यू नॉट डेवर ओवर डेवर टी एच। एच का क्या करना है हमको, यहाँ पे यहां पर हमको कर्ल ले लेना है। बोलो इतनी बात की यहाँ पे। अच्छा कर्ल ऑफ एच हमें दिख रहा है क्या, तो देखो यहां पर आता है हमारे पास कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट, ये आ गया डेवर ओवर डेवर टी। अब यहाँ पे देखो कर्ल ऑफ एच किसके बराबर होगा, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास डेवर ई ओवर डेवर टी। बोलो इतनी बात की यहाँ पे, थोड़ा इसको ठीक से सॉल्व करो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बाहर, एक डेरिवेटिव है और एक और दूसरा आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर? अच्छा देखो कर्ल ऑफ ई, ये तुम्हें पता है क्या होता है? देखो यहां पर तुम्हें पता है, लिख देना यहां पे वी हैव कर्ल ऑफ ई, ठीक है। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये आता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ई, ठीक है, माइनस होता है ना, ठीक। यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, ठीक है। या क्या हमारे पास डेल स्क्वायर वेक्टर, अच्छा स्क्वायर रहेगा तो ये वेक्टर हट जाएगा तुम्हारे पास। बोलो इतनी बात ठीक है। अब फिर से वही कहानी, डाइवर्जेंट ऑफ ई 0 है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास सिंस डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ई हमारे पास है 0, देखो डेल डॉट ई बराबर 0, तो ई का डाइवर्जेंट 0 होगा, तो ये पूरा टर्म हमारे पास चला गया। और यहां पर हमारे पास आता है कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर, यहां पर क्या आ गया 0, यहां पर आ गया माइनस का डेल स्क्वायर ई, तो ये आ गया हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ई। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ये उठा करके यहां पर अप्लाई करा दो, ठीक है। चलो जरा कराते हैं।
कितनी हुई थी, 4 इक्वेशन हुई थी, ये इक्वेशन हमारे पास 5 हो गई, उठा के रख दो। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 पे वैल्यू हटा दो। देखो ध्यान से सुनना, जो कुछ भी आज करा रहे हैं इसका तुम्हारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट्स का एग्जाम से बहुत ज्यादा लेना देना है, ठीक है। चलो देखो रखो सर, तो कर्ल ऑफ ई की क्या आएगा, माइनस का डेल स्क्वायर ई। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का डेल स्क्वायर वेक्टर ई बराबर ये क्या रखा है, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर वेक्टर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, डेल स्क्वायर वेक्टर ई बराबर हमारे पास है यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। ये मान लो 5 थी, ये इक्वेशन हमारे पास 6 हो गई। बोलो कोई परेशानी यहाँ पे, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। अब देखो ये हम इक्वेशन 3 लेकर के आए थे और हमारे पास एक ये रिजल्ट आया। अगर इक्वेशन नंबर 4 लोगे तो h के फॉर्म में बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आएगा। एक बार चाहो तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर भी देते हैं, ठीक है। एक बार तुम्हें कैलकुलेट करके पूरा दिखा भी देते हैं कि हमारे पास रिजल्ट वही आएगा, कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। छोटा सा है, एक बार कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। पूरा सिमिलरली नहीं लिखते, इक्वेशन नंबर 4 से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन का क्या करेंगे, एक बार फिर से कर्ल लेना है। तो यहां पर आ गया हमारे पास टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 4, कर्ल लो यहां पे। तो यहां पर आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू, यहां पर आ गया देखो एप्सिलॉन नॉट डेवर ओवर डेवर टी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ ई। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट डेवर ओवर डेवर टी। अब ये कर्ल ऑफ ई है, ध्यान से देखो कर्ल ऑफ ई की वैल्यू ये दिख रही है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस का म्यू नॉट डेवर एच ओवर डेवर टी, ठीक है। माइनस का म्यू नॉट बाहर, तो आ गया हमारे पास माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर एच ओवर डेवर टी स्क्वायर। ये हमारे पास रखा हुआ है कर्ल ऑफ एच। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे, अब कर्ल ऑफ एच तो पता चल गया। कर्ल ऑफ एच की वैल्यू क्या होती है ये भी तुम्हें पता है, कैसे निकालोगे। 6 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो देखो यहां पर फिर से आ जाएगा हमारे पास वी है, क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एच माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर एच। बोलो इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी किसी को। अब फिर से देखो डाइवर्जेंट ऑफ एच क्या दिख रहा है यहां पर हमारे पास, देखो यहां बी लिख दिया, बी नहीं आएगा भैया एच आएगा, ठीक है। बी की जगह रखोगे ना म्यू नॉट एच, म्यू नॉट 0 पे चला जाएगा, यहाँ एच आएगा। तो देखो यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ एच 0 होगा, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइवर्जेंट ऑफ एच हो या डाइवर्जेंट ऑफ बी हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब ये डाइवर्जेंट ऑफ एच 0 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। जैसे हमारे पास डाइवर्जेंट ऑफ एच 0, ये पूरा टर्म गायब, तो यहां पर हमारे पास आ गया सिंस डाइवर्जेंट ऑफ एच बराबर होता है हमारे पास 0, ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू हट जाएगी। यहां पर क्या बचा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू उठा करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू उठा करके यहां पर रखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, तो रखते हैं यहाँ पे, देखो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 7 रख दो। तो यहां पर आएगा माइनस का डेल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास माइनस का डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहां पे रखा है हमारे पास माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये रखा है हमारे पास डेवर स्क्वायर एच ओवर डेवर टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर एच ओवर डेवर टी स्क्वायर। एक ये इक्वेशन हमारे पास और आ गई। ये देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 8। तो जरा सुनो, इक्वेशन नंबर 7 क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 7 रिप्रेजेंट्स, अच्छा सॉरी 7 नहीं 6 है, देखो इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ या फिर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस। देखो यहां क्या लगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लगा, मतलब ये क्या है हमारे पास, फ्री स्पेस में हमारे पास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्री स्पेस में वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहां पर हमारे पास एच है। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर 6
और इक्वेशन नंबर 8 को कंबाइन करो तो कंबाइन करने पर हमें मिलती है एक ऐसी इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगी, वो भी कहां पर, फ्री स्पेस में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बोलो, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहां पर हमें इक्वेशन नंबर 6 और 8 मिल करके बताती हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग इन अ फ्री स्पेस। बोलो, इतनी बात क्लियर है? नोट करो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें, देखो अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? सोचो, कुछ पता है किसी को? नहीं पता तो गूगल करो। देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस निकली है? इक्वेशन हमारे पास निकल करके आई है डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर। यहां पर जरा सुनो, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर एच ओवर डेवर टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आई हमारे पास, ठीक है। ये दोनों मिलकर के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, सोचो तुमने वेव मोशन की एक इक्वेशन पढ़ी होगी बीएससी प्रीवियस में, याद करो मैकेनिक्स की जो सबसे आखिरी यूनिट थी, वेव मोशन एंड हार्मोनिक्स, ठीक है। तो तुमने वहां पे हार्मोनिक्स में, वेव मोशन में वेव्स के मोशन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, कुछ याद आ रहा है? देखो एक तो इक्वेशन ये होती है हमारे पास y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये बेवकूफी मत कर देना कि ये इक्वेशन है, ये तुम्हारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सोचो जरा ध्यान से, तुम इक्वेशन मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा नहीं पढ़ते हो, x dx बराबर y माइनस x dy। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन हुई है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? y बराबर करके कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वैसे ही तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी, ध्यान रखना, डेल स्क्वायर ई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर यू ओवर डेवर टी स्क्वायर। ये यू है, ठीक है। डेल स्क्वायर यू, म्यू मत समझना, यू है यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाला यू, ठीक है। डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर यू ओवर डेवर टी स्क्वायर। ये हमारे पास वेव की इक्वेशन थी। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। और हमने तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था, अगर कुछ याद हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रीवियस में भी ये चैप्टर वो था, पूरी बुक तुम्हारी ऑब्जेक्टिव थी, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तुम्हें केवल इतना लिखवाया था कि ये हमारे पास वेव की इक्वेशन है और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट निकल करके आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ऐसा सोचो, अपनी मैथमेटिक्स में कैसे करते हो? मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका अगर सोल्यूशन लिखना तो कैसे आएगा? y बराबर करके आएगा। तो जो डेरिवेटिव के फॉर्म में होती है वो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, उसको जब हम सॉल्व करके कार्टेशियन में लेकर के आते हैं तो ये y बराबर करके क्या होता है? सोल्यूशन। तो इट इज द सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। और तुम्हें बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाया जाता है। क्यों? बचपन में अगर डेरिवेटिव पढ़ा दे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना ये ओरिजिनल इक्वेशन होती है। अच्छा ये यहां क्यों बता रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, ये इसके सिमिलर आ रही कि नहीं आ रही है? जरा ध्यान से देखो, ये रिजल्ट इसको सिमिलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे? तो अब जरा समझना, हमने यहां पर करा क्या? ये हमने निकाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन इन द फ्री स्पेस, और किसी फ्री स्पेस में वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये रही। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं यहाँ पे सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात समझना, इसके पहले क्या करा था हमने? एक मीडियम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकाली थी। वो इक्वेशन क्या थी? देखो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेवर ई ओवर डेवर टी, यह हमारे पास माइनस का म्यू एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ई ओवर डेवर टी स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो किसी मीडियम में, कैसे मीडियम? होमोजीनियस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगी। उसमें से हमने केवल एक ही इक्वेशन लिखी है। तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन देख रहे हो वेव की जनरल इक्वेशन, ये भी फ्री स्पेस में ही है, कहीं मीडियम में नहीं है। जब फ्री स्पेस में है तो किसको रिजेंबल करेगी?
फ्री स्पेस को रिजेंबल करेगी। अगर हम किसी जनरल मीडियम की बात करें तो मीडियम में अलग ही रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना, ये जो तुमने इक्वेशन देखी थी कहां पे देखी थी, फ्री स्पेस में किसी वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो ये किसके कंपैरिजन में आ रही है, फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है बिल्कुल उसी शक्ल की तो आई है हमारे पास। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ध्यान रखना, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, कुछ भी बाहर नहीं होता। और ध्यान सुनना, जब तुम कुछ पढ़ते हो तो ध्यान रखना तुम हमेशा कुछ स्पेसिफिक पढ़ते हो, कभी भी जनरल नहीं पढ़ाया जाता। जनरल चीजें तुम्हारे पास आगे चल के आती हैं। अभी जरा देखो, यहां पर तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन देखी, कहां कहां देखी, एक फ्री स्पेस में देख ली, फिर कहां देखी, एक होमोजीनस मीडियम में। क्या सारे मीडियम होमोजीनस होते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नॉर्मली सभी मीडियम हमारे पास हेट्रोजीनस होते हैं, होमोजीनस मीडियम तो एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो हम आइडियल कंडीशन में पहले रिजल्ट देखेंगे, फिर जब तुम आगे और पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स को, अब तो खत्म तुम्हारी यहाँ पे बीएससी में खत्म, फिर जब तुम आगे अगर पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना चाहोगे, तो वहां पर जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें यही इक्वेशन कहां देखने को मिलेंगी, हेट्रोजीनस मीडियम में देखने को मिलेंगी। वो जो हेट्रोजीनस मीडियम में इक्वेशन निकलेगी वो बिल्कुल जनरल इक्वेशन होगी। उस जनरल को अगर स्पेसिफाई कर दो आइडियल मीडियम में तो ये आ जाएगी। इस आइडियल मीडियम को अगर स्पेसिफाई कर दो कहां पर, फ्री स्पेस में, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इतना सोच पा रहा कि नहीं सोच पा रहा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे रिजल्ट आते हैं? ठीक है, चलो अब अपनी इक्वेशन को इसी से कंपेयर कराते हैं। देखो ध्यान से, देखो यहां पर आता है हमारे पास वेव इक्वेशन विद एनी वेव फंक्शन u। कोई वेव फंक्शन हमारे पास u होगा, ठीक है, इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो ध्यान सुनो क्या होगा हमारे पास, किसी फ्री स्पेस में हमारे पास जो वेव इक्वेशन आएगी किसी भी वेव फंक्शन u के लिए, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी जरा समझते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन आ रही है डेल स्क्वायर u इज इक्वल्स टू 1/v², ये आ गया हमारे पास डेवर स्क्वायर u ओवर डेवर t स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब जरा सुनो, अगर हम इस इक्वेशन को यहां की किसी भी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो सोचो यहां पर वेव फंक्शन क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेव फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव फंक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जनरल वेव है तो हमारे पास कोई जनरल एनी वेव फंक्शन u, कोई भी वेव फंक्शन u होगा जिसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट आया। बोलो समझ में आया? अगर कंपेयर करा दो तो देखो क्या होगा, कंपेयर इट विद, इनसे कंपेयर कराते हैं। देखो इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये 1/v² किसके बराबर आएगा, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। तो देखो 1/v² किसके बराबर आ गया, ये आ गया μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। एक काम करते हैं सर, हम v की वैल्यू निकालो, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आ गया v² बराबर, ये अपॉन में आ जाएगा μ0 और एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर है रूट ले लो, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई परेशानी? अच्छा एक काम करते हैं, देखो हमने यहां पर एक काम कर लिया, हमने रूट पहले तो पूरे में लगा दिया, हमने यहां पे रूट पूरे में लगा दिया। एक काम करते हैं, यहां पे 1 दिख रहा है, चलो हमने एक काम करा, यहां पे हमने 4 पाई से मल्टीप्लाई करा लिया और हमने 4 पाई से डिवाइड कर लिया। बोलो कोई परेशानी? सबसे पहले जो रूट देख लो, रूट पूरे में लेके आए 1 था, हमने 4 पाई से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 पाई से डिवाइड करा दिया। अब देखो यहां पर क्या लगा, μ0 और एप्सिलॉन नॉट लगा, तो देखो यहां पर क्या हो गया, अब इसको जरा ठीक से लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से क्या आ गया, μ0 अपॉन 4 पाई, तो ये आ गया हमारे पास, अच्छा सॉरी 4 पाई अपॉन μ0 है, यहां पर आ गया 4 पाई अपॉन μ0 और यहां पर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लगता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में कि नहीं आया? अब देखो तुम्हें वैल्यूज पता है, तुम्हें यहां पता है μ0 अपॉन 4 पाई क्या होता है 10⁻⁻⁷, ठीक है।
और हमारे पास 1/4πε0 क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो अब वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये μ0/4π, ये क्या है 4π/μ0। अगर पलटोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा पावर में प्लस 10 टू द पावर 7। यहाँ पर 1/4πε0 ये क्या है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये हुआ क्या, ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 7 कितना हो गया 16। तो देखो हमारे पास v कितना आ गया 9 आ गया 3, यहाँ पर आ गया 10 टू द पावर 8, ये आ गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड। बोलो इतनी बात क्लियर। अच्छा ये वैल्यू कुछ जानी पहचानी दिखी, मतलब यहां पर v बराबर क्या होगा c। तो यहां से सबसे पहले तो एक बात प्रूफ होती है कि अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी फ्री स्पेस में मूव करेगी तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और यहां पे जरा सुनो, लाइट हमारी जो नेचुरल लाइट है वो भी क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो हमारे पास कैसे आती है, वो तो अपनी स्पीड से आती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर वो फ्री स्पेस में मूव करेगी तो वो लाइट की स्पीड से मूव करती है। यहां से तुम्हारा सॉल्व होता है एक क्वेश्चन, इस तरह से पूछा जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तो लाइट आ गई। अब बात आती है कि किसी मीडियम में क्या होगा। अगर किसी मीडियम में पूछा जाएगा तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे चल के तुम सब कुछ देखोगे कि किसी मीडियम में हमारे पास क्या क्या स्पीड होती है। ठीक है, नोट करो जरा से, देख लो एक बार पूरी कैलकुलेशन।